welcome to another video on PYQ revision series. In today's video, we are going to be looking at the questions of Matthew Arnold as a critic. You all must be aware कि Matthew Arnold को हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर भी पढ़ते हैं as well as लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं. क्रिटिसिज्म में इनके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज आपके मैथ्यू अर्नोल्ड के इतने सारे क्रिटिकल एसेज जो हैं, इन क्रिटिकल एसेज के अंदर इन्होंने इतने सारे क्रिटिकल टर्म्स दिए हैं. वी हैव योर स्वीटनेस एंड लाइट, वी हैव हेलेनिज्म, हेब्रिज्म, वी हैव शार्लेटिज्म, वी हैव डिसइंटरेस्टेडनेस एंड और भी बहुत सारे टर्म्स जो इन क्रिटिकल एसेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे. तो आज के इस वीडियो में द क्वेश्चंस दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, वो आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको इनके टर्म्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे. हम लोग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, जहां पर आप क्वेश्चंस को कंज्यूम करते ही, उनको प्रैक्टिस करते ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी देखने वाले हो. सो वी आर गोइंग टू सी दैट आपने अगर इन सभी टर्म्स को एंड इन सभी क्रिटिकल एसेज को नहीं पढ़ा है, आप इनको एक ही जगह पे पढ़ना चाहते हो, तो आप प्लीज मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स को एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा. बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स के थ्रू इनके सभी टर्म्स, इन सभी क्रिटिकल एसेज को पढ़ा के रखा है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड चेक देम आउट. नाउ लेट्स गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड सी कि हम लोग की कितनी अच्छी तैयारी है मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक से. जून 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड अ इजी एज वेल एज अ ट्रिकी क्वेश्चन एट द सेम टाइम. जिसने भी कीवर्ड्स पकड़ लिए उससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाने वाला है. द लाइन ही हु वर्क्स फॉर स्वीटनेस एंड लाइट यूनाइटेड वर्क्स टू मेक रीजन एंड द विल ऑफ गॉड प्रिवेल अकर्स इन. आपके सामने 4 वर्क्स दिए हुए हैं अलोंग विद द राइटर्स एंड आपसे पूछा गया है कि ये जो लाइन है वो कौन से टेक्स्ट में अपीयर करती है. ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देख के बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं. बट इफ यू हैव कैप्चर्ड द कीवर्ड्स एंड आपने पढ़ते टाइम उन कीवर्ड्स को पढ़ा हुआ है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा. हम लोग ने मैथ्यू अर्नोल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे एंड बुक कल्चर एंड एनार्की के अंदर स्वीटनेस एंड लाइट वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इन टर्म्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं टू अ सोसाइटी टू बी गुड, ये स्वीटनेस एंड लाइट दैट इज ब्यूटी एंड नॉलेज एंड एस्थेटिक्स एंड ट्रुथ का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर साथ में एक साथ चलता है then your society goes extremely well. These are considered very good points according to Matthew Arnold for your culture. तो अपने इस एसे के अंदर मैथ्यू अर्नोल्ड बताते हैं स्वीटनेस एंड लाइट के बारे में. और स्वीटनेस एंड लाइट जो टर्म है वो इनके क्वेश्चंस में आपको बार बार रिपीटेड देखने को मिल जाएगा. तो आई होप दिस इज क्लियर एंड आप इसको याद रखेंगे. जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी. आपको यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर कुछ वर्क एंड कुछ क्रिटिकल टर्म्स दिखाई देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग को 4 क्रिटिक्स दिखाई देते हैं. तो अब हम लोग को मैच करना है इनके टर्म से या फिर इनके वर्क से. सबसे पहला जो हम लोग को दिखाई देता है वो है स्टीफन गोसॉन, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसॉन. हम सभी को पता है कि स्टीफन गोसॉन ने स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा था जिसमें इन्होंने पोएट्री को डीजेनरेट करने की कोशिश की थी. एंड फिलिप सिडनी हमारी पोएट्री को डिफेंड करने के लिए अपना अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखते हैं. तो ये इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर जाएगा. देन वी हैव द इंडिविजुअल टैलेंट. अब ये एक बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके यूजीसी नेट के थ्रू. टीएस इलियट का वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो 1919 में पब्लिश हुआ था. तो पूरे वर्क को ना देख के उसके एक आधे पार्ट के बारे में बात की है विच इज इंडिविजुअल टैलेंट, जिसके बारे में इन्होंने अपना एक बहुत ही क्रिटिकल एसे लिखा हुआ है. तो ये आप टीएस इलियट से बड़ी आसानी से मैच कर सकते हैं अगर आपको पता है इसके बारे में. देन वी हैव द फेमस क्रिटिकल टर्म ऑफ अरिस्टोटल दैट इज कैथारसिस. हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस का जो एक सेफ आउटलेट निकलता है जब आप किसी ट्रेजेडी में कैथारसिस, पिटी एंड फियर का जो इफेक्ट देखते हो वो आपके अरिस्टोटल ने बताया था. तो ये भी बहुत ही आसान रहा होगा आपके लिए मैच करना. देन वी हैव स्वीटनेस एंड लाइट. हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फेमस एसे कल्चर एंड एनार्की के अंदर स्वीटनेस एंड लाइट दैट इज फीलिंग्स प्लस इंटेलेक्ट के फ्यूजन के बारे में बात की है जो ये मानते हैं कि एक वर्क में या फिर हमारे कल्चर में जरूर से होनी चाहिए. तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसको आप इन पर्टिकुलर क्रिटिकल टर्म्स के थ्रू मैच कर सकते हो एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. जून 2023 में you see a miscellaneous type of question from all the terms of our literary critics.
आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैथ्यू आर्नोल्ड, जोसेफ एडिसन, कीट्स एंड कोलरिज दिए हुए हैं एंड यहाँ पे यू हैव टू मैच देम विद देयर रिस्पेक्टिव टर्म्स। तो ये सभी जो टर्म्स होते हैं या फिर जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में बहुत रिपीट होते हैं, जहां पर आपको क्रिटिक्स दे दिए जाएंगे एंड उनके रिस्पेक्टिव टर्म से आपको मैच करना है। egotistical sublime is the term given by John Keats in his letters, जहां पे ये बताते हैं कि आपका जो राइटर होता है, क्रिटिक होता है, उसको अपने ईगो, अपने सेल्फ को ही सिर्फ नहीं देखते रहना चाहिए। ऐसी जो क्वालिटी होती है कीट्स के अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ के अंदर उनको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी होती चाहिए टू हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क एंड टू बी अनसर्टन इन एनी काइंड ऑफ वर्क दे प्रोड्यूस। वर्ड्सवर्थ की तरह सिंगुलर ट्रुथ्स नहीं बांटने चाहिए कि सिर्फ नेचर एंड नेचर की ही बात करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। ये कॉन्सेप्ट दिया है हमारे कोलरिज ने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में, जहां पे वो ऑडियंस के लिए बताते हैं कि दे टेंड टू सस्पेंड देयर बिलीव। कोई भी सुपरनैचुरल एलिमेंट होता है, हीरो हीरोइन हवा में लटके हुए हैं, वो नीचे आ ही नहीं रहे हैं, ग्रेविटी को मात दे दिया है, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑडियंसेस जानबूझ के सस्पेंड कर देते हैं एंड दे जस्ट वांट टू एंजॉय अ पर्टिकुलर वर्क। देन वी हैव टचस्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ रिपीटेड टर्म गिवन बाय आवर मैथ्यू आर्नोल्ड। ये कुछ ऐसे लाइंस एंड पैसेजेस को मानते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड ऑफ ग्रेट मास्टर्स। ये बहुत सारे ऐसे राइटर्स के नाम बताते हैं जिनके वर्क को बोलते हैं कि एज अ सैंपल यू शुड यूज टू जज और इवैल्यूएट द न्यू अपकमिंग राइटर्स, कि उनकी तरह ये आपको मूव कर पा रहे हैं नहीं। देन वी हैव प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, वन टर्म गिवन बाय जोसेफ एडिसन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने सभी टर्म्स को अच्छे से पढ़ा है तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। March 2023 में you see this interesting terms being asked by you from Matthew Arnold की criticism से, what did Matthew Arnold imply by the term Hebraism in his culture and anarchy? ये इनका सबसे important and famous ऐसे है, आप सभी को पता है। Hebraism and Hellenism were the two important terms जो इस essay के अंदर ये point out करते हैं, जहां पर Hebraism talks about moral education, conduct, self-discipline. It is a bit conservative approach towards living a life. Whereas इसी के ही ऑपोजिशन में है आपका इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, योर लॉजिक, योर ब्यूटी, एस्थेटिक्स, मतलब जहां पर आपको थोड़ा फ्रीडम मिलता है। सो अगर यहाँ पे हेलेनिज्म आपसे पूछा होता तो आप इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी को सिलेक्ट करते, बट क्योंकि हेब्रेज्म जो मॉरल्स, कंडक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करता है, आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। March 2023 में you have been asked a very easy question from literary criticism where you have to match the critical terms with their respective critics, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। The answer is point number 4, but I will match that for you. Negative capability एक ऐसा टर्म है जो आपके जॉन कीट्स ने दिया है while writing the letters to his friends and family। ये इस टर्म को कॉइन करते हैं, बताते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी पावर होती है टू रिमेन काम व्हेन थिंग्स आर अनसर्टन अराउंड यू, इज नोन एज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। मेक श्योर आपने इनके सभी क्रिटिकल टर्म्स को भी पढ़ रखा हो, क्योंकि उससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी हैव स्वीटनेस एंड लाइट विच इज अ वेरी रिपीटेटिव टर्म। आपके मैथ्यू आर्नोल्ड से इस टर्म को बार बार कॉइन किया जाता है। इनका एक और टर्म है हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर आपने वो भी पढ़ा हो। स्वीटनेस एंड लाइट के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी एज वेल एज योर इंटेलिजेंस। देन वी हैव एसिम प्लास्टिक, जो हमारे कोलरिज का टर्म है, एसटी कोलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया में व्हेन ही टॉक्स अबाउट फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, तो माइंड की एक क्रिएटिव एंड अपर लेवल क्रिएटिव पावर के बारे में ये बताते हैं, विच इज नोन एज एसिम प्लास्टिक माइंड। ये एसटी कोलरिज का टर्म है। देन वी हैव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एन एक्सट्रीमली फेमस टर्म, एंड आई होप आप सभी को इसके बारे में पता होगा, जो कि हमारे टीएस इलियट का टर्म है। He has talked about in his essay The Metaphysical Poets the dissociation of sensibility, जो इनको 17th century के राइटर्स के बाद, मेटाफिजिकल राइटर्स के बाद देखने को मिली, जिनके वर्क में या तो सिर्फ इमोशंस होते थे या तो सिर्फ इंटेलिजेंस होती थी। दोनों का अमेलगमेशन इनको कभी देखने को मिला ही नहीं। Hence he termed this particular term, जो कि है dissociation of sensibility. I hope this is clear to you. October 2022 में you have been asked a very interesting question which goes, who among the following refers to high seriousness as a quality of great poet and quotes
जॉन मिल्टन टू प्रूव द सेम। कौन से ऐसे राइटर हैं जो बात करते हैं अबाउट हाई सीरियसनेस? सबसे पहले तो आपका आंसर है पॉइंट नंबर 4 विच इज सी ओनली। मैथ्यू आर्नोल्ड इज वन सच पर्सन जो अपने फेमस एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री के अंदर काफी सारे राइटर्स को बताते हैं कि दे हैव हाई सीरियसनेस। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपकी पोइट्री को नहीं लिखते हैं, इनमें मॉरल एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी। दे टॉक अबाउट लॉफ्टी आइडियाज, इंटेलेक्चुअल डेप्थ हमें देखने को मिलती है इनके वर्क्स के अंदर। काफी सारे राइटर्स को इन्होंने हमारे सामने रखा है, जैसे होमर हो गए, दांते हो गए, शेक्सपियर हो गए एंड मिल्टन हो गए, जिनको ये मानते हैं कि इनके वर्क में इनको हाई सीरियसनेस दिखाई देती है। इसी ऐसे में ये आगे ये भी बताते हैं कि चौसर इज वन सच पर्सन हु लैक्स हाई सीरियसनेस, मतलब काम अच्छा है उनका लेकिन ही लैक्स हाई सीरियसनेस एज पर मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि विच राइटर दे आर टॉकिंग अबाउट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। December 2021 में you have been asked a very good question from the criticism of Matthew Arnold, which says, in the function of criticism at the present time, what is proposed by Matthew Arnold as the essence of criticism? अपने इस famous essay के अंदर your Matthew Arnold talks about the role of the critic and how he should criticize a particular work. यहाँ पर ये बताते हैं कि एक critic को अपने personal, political या फिर किसी भी तरीके के एजेंडा या आइडियोलॉजीज किसी भी काम के साथ अटैच नहीं करने चाहिए। बेसिकली इसको आपके क्रिटिक को अनबायस्ड रहना चाहिए। आप जब अपने किसी भी वर्क को जिसको जज कर रहे हो उसमें अपने पर्सनल एजेंडाज एंड अपने प्रेफरेंसेस को अटैच कर देते हो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग और नॉट अ गुड सर्विस यू आर डूइंग टू योर सोसाइटी। एक क्रिटिक का काम होता है बहुत ही ऑब्जेक्टिवली एक वर्क को जज करना, इवैल्यूएट करना एंड देन आपकी जो स्टडी है वो सबके सामने रखना। एंड दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, अ राइटर और सॉरी अ क्रिटिक मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड फ्रॉम द वर्क। एक सोशल डिस्टेंसिंग सॉर्ट ऑफ उसको बना के रखनी है। आपको काम को जज करना है, अपना आइडियोलॉजी एंड एजेंडा उसके साथ थोपना नहीं है, दुनिया को वो नहीं आपको पास ऑन करना है। यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू बी अनबायस्ड व्हाइल यू आर जजिंग अ पर्टिकुलर वर्क एंड दिस इज द एसेंस ऑफ दिस वर्क। आई होप दिस इज क्लियर। December 2021 में you see a very interesting question that has been asked from the criticism of Matthew Arnold. Which two of the following are fallacious evaluations of poetry according to Matthew Arnold's The Study of Poetry? इस particular essay में ये बताते हैं कि whenever you are judging a work, तो जब लोग अपने किसी भी वर्क को जज करते हैं तो वो fallacies के थ्रू उन वर्क्स को जज करते हैं। कौन सी दो fallacies के बारे में बात की जा रही है? सबसे पहले तो योर आंसर इज बी एंड डी। आपका सबसे पहली फैलेसी ये मानते हैं पर्सनल एस्टिमेट कि भाई ये वाला ऑथर तो मेरा फेवरेट है तो इसने जो ये पोएम लिखी होगी वो अच्छी होगी। वी टेंड टू यूज दिस फैलेसी इन अ रियल लाइफ ऑल्सो कि हमें कोई भी ऐसा हीरो है, हीरोइन है वो पसंद है तो चाहे उसकी मूवी में कोई भी डेप्थ नहीं है, बिल्कुल कूड़ा वो मूवी है, वी टेंड टू कम अंडर अ फैलेसी एंड से कि यार ये तो मेरा फेवरेट है, इसकी तो मूवी अच्छी होगी चाहे उसकी मूवी बिल्कुल गोबर है। तो दिस इज अ पर्सनल एस्टिमेट जो आपके मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्क को जज नहीं करना चाहिए बिकॉज यू आर बीइंग बायस्ड। दूसरा है हिस्टोरिक एस्टिमेट वेयर यू जज अ पोएम्स वर्थ और एनी पर्टिकुलर वर्क्स वर्थ बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि इतना पुराना है, फला फला उस हिस्टोरिक राइटर ने लिखा है तो ये काम अच्छा ही होगा। काम की वर्थ उसके टेक्स्ट में होनी चाहिए, ना कि वो आपका पर्सनल फेवरेट है या फिर किस महाराजा या किस इंपॉर्टेंट राइटर ने लिखा है, इससे जज नहीं करना चाहिए आपके वर्क को। तो ये दो फैलेसीज है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिसंबर 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा एंड आंसर करिएगा। इन हिज एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम 1864 मैथ्यू आर्नोल्ड कंटेंडेड दैट। इस एसे में आपके मैथ्यू आर्नोल्ड हु इज अ पोएट टर्न्ड क्रिटिक क्या कंटेंट करते हैं? आपका आंसर है ही कंटेंट्स दैट क्रिएटिव पावर शुड बी रैंक्ड हायर देन क्रिटिकल पावर। इस बात को ध्यान से समझना। व्हेन यू आर अ क्रिएटर, आप एक पोएट हो, आप किसी चीज को पहले क्रिएट कर रहे हो, देन बाद में क्रिटिक का रोल आता है जो किसी भी वर्क को उठा के उसके ऊपर इवैल्यूएशन करता है। नाउ दोनों ही वर्क अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट बोथ in creation of a new work as well as in criticizing or evaluating someone else's work, उसमें भी efforts लगते हैं।
पर मैथ्यू अर्नोल्ड सेज दैट ज्यादा ऊपर तो आपका क्रिएशन वाला पॉइंट ही जा रहा है, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग योर एंटायर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी इन क्रिएटिंग अ न्यू वर्क, then only secondly comes the work of a critic who will just take the work and evaluate. देखो efforts उसमें भी जाएंगे, but criticism और evaluating someone else's work which is a prepared work एक सेकेंडरी थिंग हो जाएगी आपके मैथ्यू अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग. सो क्रिएटिविटी उनके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ेंगे तो यू कम टू नो कि इन्होंने इनिशियली अपनी लाइफ में पोएट्री लिखना ही स्टार्ट किया था, देन ही टर्न्ड ऑन टू क्रिटिसिज्म. दोनों ही बहुत ही अच्छे इन्होंने लिखे हैं, बट स्टिल ही बिलीव्स कि पोएट्री या क्रिएशन अपने आप में एक मोर इंपॉर्टेंट थिंग होती है रादर देन क्रिटिसिज्म. तो आई होप दिस इज क्लियर. जून 2015 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन विच काफी बड़ा है एंड हम लोग इसको रीड करेंगे. मैथ्यू अर्नोल्ड टचस्टोन weren't short passages, even single lines of classic poetry, beside which the lines of other poets may be placed in order to detect the presence or absence of high poetic quality. Correct. In his study of poetry, Arnold cited touchstones from such non-English poets as Homer and Dante, also from English poets like Shakespeare and Milton. Which English poet did he disapprovingly call not one of the great classics in the list below? तो इस पूरे पैसेज को अगर आपने समझा तो सबसे पहले इन्होंने टचस्टोन का जो आइडिया है कि शॉर्ट पैसेजेस होंगे, लाइंस होगी, जिनको आप कंपेयर करके जज करोगे कि आजकल के जो राइटर्स आ रहे हैं उनमें वो डेप्थ, आपको मूव करने की पावर है जो इन ग्रेट क्लासिक्स के पास है. इन पूरी लिस्ट में से आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे राइटर को आपके मैथ्यू अर्नोल्ड इस ग्रेट मास्टर्स की लिस्ट में नहीं डालना चाहते हैं कि उनका वर्क अच्छा है बट यू कैन नॉट यूज हिज वर्क एज अ टचस्टोन टू कंपेयर द वर्क्स ऑफ द ब्लूमिंग राइटर्स. ये हैं आपके चौसर. डू नॉट थिंक कि आपके मैथ्यू अर्नोल्ड ने सिर्फ इनकी बुराई ही की है और ही हैज एवरीथिंग नेगेटिव टू से अबाउट चौसर. इनकी स्टोरी टेलिंग, इनके चार्म एंड इनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत अप्रिशिएट किया है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड ने. but he says he is not that worthy to be a classic जिसके works को, lines को मैं touchstone की तरह मानूं. and the writers that he says जो आपको याद रखने हैं, होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, ये इनको मानते हैं कि इनके वर्क में intellectual depth है, they have high seriousness and in their work you can find true touchstone passages and lines जिनको आप compare कर सकते हो to evaluate any new work. So I hope this is clear. दिसंबर 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है एंड इट नीड्स योर कंप्लीट अटेंशन. अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, टचस्टोन helps us test truth and seriousness that constitute the best poetry. आपके touchstone जो इनका टर्म है जहां पर ये कहते हैं कि touchstone are the great passages and the lines जो आप यूज करते हैं to compare the new kind of poetry. तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है. What are touchstones? इनके अकॉर्डिंग touchstones क्या है? क्या ये पर्पल पैसेजेस हैं ऑफ लिरिक पोएट्री? तो ये नहीं है. क्या ये पैसेजेस हैं फ्रॉम एंशिएंट पोएट्स? बहुत सारे बच्चे ना ये वाला पॉइंट क्लिक करके चले आएंगे कि हाँ, आपके मैथ्यू अर्नोल्ड ने यही तो कहा है कि these are lines and passages from ancient poets. लेकिन ancient नहीं उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है the lines and expressions or passages from great masters. ग्रेट मास्टर्स में और एंशिएंट पोएट्स में फर्क है. अगर आप एंशिएंट पोएट्स को जल्दबाजी में क्लिक करके चले जाओगे तो इनकी वो जो हिस्टोरिक वाली फैलेसी नहीं थी जहां पे ये बोलते हैं कि क्योंकि राइटर एंशिएंट है, क्योंकि राइटर की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है तो आप उसका वर्क ऑटोमेटिकली जज करने लगते हो कि ये तो अच्छा काम हो गई. तो ये एक फैलेसी के अंदर चला जाएगा. ग्रेट मास्टर्स के अंदर ही टॉक अबाउट होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, ये अलग अलग एजेस में आए हैं एंड उनके वर्क को इन्होंने देख के इस बात को जज किया है कि इनके जो वर्क में आपको ग्रेट पैसेजेस देखने को मिल जाएंगे which can be used as touchstones or as evaluation for your new poets. So I hope this is clear to you. So I hope the questions were quite interesting to you and उनको लगाने के बाद you could evaluate your current position that where you are standing. आपको कितने अच्छे से इनके concept समझ में आए हैं, कितने अच्छे से you are able to tackle the questions. If at all you feel interested to study Matthew Arnold or other literary critics in one place, तो आप जरूर से मेरा literary criticism का course check out कर सकते हैं. Same goes for my other courses as well. And अगर आप और भी questions लगाना चाहते हो पूरे literary criticism के section by section screen
स्क्रीन पे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के थ्रू जो आपको हेल्प करेंगे आपके ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस देने में एंड टू ऑल्सो टू जज कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में, आपको कितना अच्छा आता है कितना नहीं आता है, कौन सा सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है कौन सी आपकी वीकनेस है। तो आप जरूर से पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए बिकॉज यहाँ पे आपको मिसलेनियस एज वेल एज सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मदद करेंगे आपको जज करने में कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। आई ऑलरेडी एम होपिंग कि यू आर अ पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स मिल रहे हैं along with all other services as well। तो आई एम होपिंग कि आप इनका पार्ट है, अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डू कमेंट मी डाउन अनदर क्रिटिक जिसको आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो एंड आई विल come up with a new video. So I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.